हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है बूढ़ी काकी, जो मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो हमारे मन को छू जाए, जो हमें सीख दे। ऐसी ही कविता का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बूढ़ी काकी। देखिए, बूढ़ी काकी महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक अत्यंत मार्मिक और भावनात्मक कहानी है। ये कहानी समाज और परिवार में वृद्धों की उपेक्षा, उनके मानसिक दर्द और इंसानी स्वार्थ को गहराई से उजागर करती है। हम जिस कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं, बूढ़ी काकी, वो बहुत ही दिल को छूने वाली भावनात्मक कहानी है, जिसको मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। और ये कहानी का मुख्य जो उद्देश्य है, वो आज हमारे समाज में वृद्धों की क्या स्थिति है, किस तरह से हम वृद्धों की उपेक्षा करते हैं, हम अपने बूढ़ों को कैसी उपेक्षा करते हैं, और उनके मानसिक दर्द और इंसानी स्वार्थ के कारण, मतलब उनके मानसिक दर्द को हम समझ नहीं पाते हैं, और जो हमें इंसानियत होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ हमसे दूर होते जा रही है। और हमको पैदा करने वाले, हमको जन्म देने वाले जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम उनके साथ नाइंसाफ़ी भी करते हैं। उन्हें क्या चाहिए? थोड़ा सा प्रेम चाहिए, थोड़ा सा अपनापन चाहिए, पर हम बुढ़ापे में उनको वो चीज़ नहीं दे पाते हैं। हमारे माँ बाप हमारे लिए कड़ी मेहनत करते हैं, हमें वो हर खुशियाँ देते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं, तो उसके लिए वो हमेशा क्या करते हैं? हमारा हमेशा संरक्षण करते हैं, हमारी हर आवश्यकता को पूरी करते हैं। पर जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तो बुढ़ापा आने के बाद हम क्या करते हैं? हम उनसे बात करने के लिए भी कतराते हैं, उनको टाइम देने से भी कतराते हैं, और उनकी जो इच्छा अपेक्षा रहती है आपका साथ पाने की, वो नहीं पा पाते हैं। तो यही उद्देश्य को ध्यान में रखकर कवि ने या लेखक जो मुंशी प्रेमचंद्र हैं, उन्होंने वही मानसिक दर्द को, बूढ़े जो व्यक्ति रहते हैं उनके मानसिक दर्द को यहाँ पे उजागर करने का प्रयास किया है। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक गांव है, और उस गांव में एक बूढ़ी काकी रहती है। उसके जो पति हैं वो गुजर चुके हैं, और अब उसको संतान तो थी ही नहीं, तो जिसके कारण अब उसका कोई वारिसदार नहीं रहता है। तो ये काकी क्या करती है, अपना जो एक भतीजा है, एक माना हुआ भतीजा रहता है, उसको वो अपना बेटा मान लेती है। और वो बेटा भी जब उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली रहती है ना, तो वो बोलता है कि काकी, तुम मुझे यदि अपने साथ रखती हो तो मैं तुम्हारा जो भरण पोषण है और तुम्हारी देखभाल करूँगा, जिस तरह का मान सम्मान इज्जत चाहिए वो सब कुछ दूंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगा। और बहुत मीठा मीठा बोल के वो रहता है। तो ये क्या करती है, अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देती है। और फिर नाम करने के बाद क्या होता है, जो उसकी बहू कहेंगे, वो बहू भी उसके साथ बहुत अच्छी से रहती है, मीठा मीठा बोलती है, सब कुछ करती है। पर क्या होता है कि एक दिन मतलब जब वो साथ में रहने लगती है, तब उसका जो व्यवहार है, जब प्रॉपर्टी नाम पे हो जाती है, तो दोनों का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। काकी को एक छोटा सा रूम दे देते हैं, वो वहीं पे पड़ी रहती है। पर काकी का स्वभाव ऐसा है कि उसे घड़ी घड़ी भूख लगते रहती है। वो बहुत ही चटोरी कह सकते हैं। चटोरी कहने का तात्पर्य यह है कि उसको खाना खाने का शौक़ या पकवान खाने का शौक़ बहुत ही ज़्यादा रहता है। कहीं खाने की ज़रा से भी महक आई, सुगंध आ जाई, तो वो उसके पीछे बिल्कुल भागते हुए चली आती थी। और फिर ये क्या करती थी, इसकी जो बहू है वो उसको घड़ी घड़ी डांटती भी थी, भगाती भी थी। और उसके बाद में जो उसका भतीजा है, वो भी जब उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली थी तब बहुत मीठा मीठा बोलता था, पर जैसे ही प्रॉपर्टी नाम पे हो जाती है तो फिर उसका दुर्व्यवहार जो है वो चालू हो जाता है। और हर बार वो काकी से ना ढंग से बात करता है, टेढ़े मुँह ही बात करता है। और उसके बाद में जो काकी को घड़ी घड़ी खाने की इच्छा होती है, तो उसको भी ऐसे बोलता है कि बहुत चटोरी किस्म की काकी है, कि इसको घड़ी घड़ी खाने का ही लगा रहता है। पर उस समय वो उसकी स्थिति को नहीं समझता है कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसको घड़ी घड़ी क्या हो जाता है, बुढ़ापे में ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो पकवानों की तरफ, खाने की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो उस तरह की जो मानसिक इच्छा है उसको समझ नहीं पाता है, और घड़ी घड़ी उसकी उपेक्षा करता है, घड़ी घड़ी उसका अपमान करता है। तो उसमें अपमान करता है, और जो उसके साथ में जो उसका जो बेटा भी है, वो भी ये बूढ़ी काकी की उपेक्षा करता है, उसकी बहू भी, यानी
कहने का मतलब उनके घर वालों का जितना भी सबका जो व्यवहार रहता वो अच्छा नहीं रहता। पर उसमें से एक छोटी सी लड़की रहती है लाडली, वो उसको ना अपनी काकी को देखकर, अपनी दादी को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर दया भी आती है और प्रेम भी करती है। तो जो लाडली है ना उनके घर में, वो उसकी सगी रहती है, जो लाडली को चोरी चुपके कुछ भी पकवान बना तो लाला के देती है, करके देती है। ठीक है, तो चलिए हम इस कहानी को पूरी डीपली जानने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, अब कहानी का जो प्रमुख पात्र है बूढ़ी काकी, ठीक है ना। बूढ़ी काकी है और वो अत्यधिक वृद्ध है, मतलब बूढ़ी है, और उसे अपनी सुध बुध खो चुकी है। ठीक है ना, क्योंकि बुढ़ापे में ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपनी सुध बुध ध्यान में नहीं रहती है। उनकी केवल स्वाद की इंद्रियां ही सक्रिय रहती है, सिर्फ उसको खाने की इच्छा ही रहती है, और उसको सिर्फ स्वाद, मतलब कहने का मतलब उसको बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, पकवान वगैरह ज़्यादा खाने की इच्छा रहती है। ठीक है, और वृद्ध अवस्था में इस तरह की अवस्था आती ही है। ठीक है, अब पंडित बुद्धिराम, तो ये जो पंडित बुद्धिराम है ये बूढ़ी काकी का भतीजा है, माना हुआ भतीजा, हाँ, जिसने उसकी सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा दी है। मैंने पहले बताया बूढ़ी काकी की कोई संतान नहीं रहती, जिसके कारण क्या करती है, वो बहला फुसला के काकी के साथ रहने का वादा करता है और सुखी से रखूँगा ऐसा वादा भी करता है। और बाद में जब काकी अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देती है तब उसका स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, अब रूपा जो है वो बुद्धिराम की पत्नी है, जो स्वभाव से तेज है और काकी को हमेशा झिझाते रहती है, या मतलब उसकी उपेक्षा करते रहती है। ठीक है, और देखिए उसकी जो लड़की है लाडली, वो बुद्धिराम की छोटी बेटी है, जो पूरे परिवार में अकेली है और काकी से सच्चा स्नेह करती है। सही बात है ये कि घर में हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं ना, तो वो माँ बाप और बच्चे भले ही उनकी उपेक्षा करें, पर जो छोटे बच्चे रहते हैं ना वो ज़्यादा प्रिय रहते हैं, और उनका साथ वही सच्चा, मतलब उनका प्रेम रहता है जो अपने दादा दादी के साथ करते हैं। तो इसमें ये दिखाया है, जो लाडली रहती है वो भी अपनी दादी को बहुत प्रेम करती है, बहुत स्नेह करती है, और चोरी चुपके पकवान वगैरह जो भी बनते हैं वो लाला के देती है। ठीक है, तो देखिए, संपत्ति और उपेक्षा की शुरुआत बूढ़ी काकी के पति और जवान बेटा बहुत पहले ही मर गए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है कि जो काकी है, बूढ़ी काकी, उसका पति भी मर गया था और बाद में एक संतान हुई और वो जवान बेटा हुआ, और वो भी बाद में गुजर गया, मर गया। ठीक है, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम पे इस शर्त पे लिख दी थी कि वह जीवन भर उसकी देखभाल करेगा। हाँ, संपत्ति लिखाते समय तो बुद्धिराम ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन काम निकलते ही वह और उसकी पत्नी रूपा काकी को भूल गए। काकी को भरपेट भोजन मिलना भी अब दूभर हो गया था, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी जब उसके नाम हो गई तब वो उसकी उपेक्षा करने लगे, और उसको पेट भर के खाना देने के लिए भी वो वैसा करते थे। जब उसे भूख लगती थी या कष्ट होता था तो वो रोकर अपनी पीड़ा व्यक्त करती थी, लेकिन पूरा परिवार उसके रोने को सिर्फ खाने के लिए रोना कहकर उसका मजाक उड़ाता था। ठीक है ना, यानी उसी की संपत्ति और उसी को खाने के लाले पड़ गए थे, वो खाने के लिए रोती थी, तो इनको क्या लगता था कि ये खाने के लिए नाटक बता रही है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, तिलक समारोह होता है ना, बुद्धिराम के बेटे का तिलक समारोह होता है। तो क्या होता है कि वो सारे गांव को आमंत्रित करती है, और सारे गांव को आमंत्रित करके सुबह से तिलक की तैयारी चालू है, और खाने पीने के लिए जो खाने पीने का सामान बन रहा है, पूरियाँ तली जा रही है, तो उसकी महक ना बूढ़ी काकी के कमरे तक आती है। बूढ़ी काकी को क्या करते हैं, वो कमरे में बंद करके रखते हैं कि ये बहुत चटुरी है और घड़ी घड़ी सामने आएंगी और गाँव वालों के सामने आएंगे, बेइज्जती करेगी करके, इसलिए क्या करते हैं, उसको लेके अलग कमरे में बंद करके रखते हैं। फिर जैसे तैसे वो कमरा खोल के निकल भी जाती है और गरम गरम पूरियों के पास जाती है। तो जो उसकी बहू है वो देखती है और उसको फिर से पकड़ के लाती है और बंद कर देती है, पर इसको रहना ही नहीं होता है, क्योंकि पकवानों की महक आ रही है, सुगंध आ रही है, और जो बूढ़ी काकी है वो खाने के लिए तरस रही है, उसके मुंह से राल टपक रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि पकवान गरम गरम पकवान कब उसके पास आए और वो खाए। तो ऐसी इच्छा, ऐसी लालसा उसको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है और उसका रहना मुश्किल कर रही है काकी का। तो काकी अकेले जब कमरे में रह रही है और उसको पकवानों की सुगंध आ रही है तो उसका बहुत रहना ही मुश्किल हो जाता है, और ये फिर नीचे जैसे तैसे भाग के निकलती है और मेहमानों के बीच में आ जाती है। तो ये क्या करती है, इसकी जो बहू है उसको लेकर आती है और कमरे में बंद कर देती है। तो फिर ये जो इनकी लाडली लड़की रहती है नातन, वो क्या करती है, उसके लिए, अपनी दादी के लिए पूरी
छुपा के लेकर आती है, पर वो बेचारी 2-3 पूरियाँ छुपा के लाती है और वो देती है तो उससे उसका पेट नहीं भरता। और फिर बाद में क्या होता है, सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, और क्या होता है कि ये जो बहू और बेटा सारे मेहमान जा चुके हैं और अकेले अब जो है ना दादी खाने की रह जाती है। और ये लोग ना सारे मेहमानों को विदा करने के बाद रात को सो जाते हैं, और सो जाने के बाद एकदम उसको ध्यान में आता है उसकी बहू को कि लाडली तो दिख रही नहीं है। और जब जाके देखते हैं तो लाडली को ढूंढने के लिए जब जाती है वो, तो देखते हैं कि जो काकी है ना, वो काकी क्या करती है, बूढ़ी काकी, वो गांव के बाहर, मतलब जहाँ पे गांव के बाहर कहने का मतलब घर के बरामदे के बाहर, जब मेहमान सारे चले जाते हैं और खा के जो पत्तल छोड़ देते, झूठी पत्तल, और जहाँ पे फेंकते हैं वहाँ जाके बैठ के वो पत्तल में से खाते रहती है। और फिर बाद में क्या होता है, ये जो रूपा है वो जाके देखती है, ढूंढती है, फिर उसको याद भी आता है कि अरे मैंने तो आज काकी को खाना ही नहीं दिया, हाँ, और इतने काम काज में वो उसको खाना ही देना भूल गई। तो उसे फिर उसको फिर ऐसा एहसास होता है कि आज मैंने वो बूढ़ी काकी को भूखा रखा करके। तो फिर वो जाके देखती है तो क्या देखती है कि जो बूढ़ी काकी है ना, वो पत्तल के झूठा जो पत्तल में झूठल पड़ा है, उस झूठे में से पत्तल में से उठा के वो झूठा खा रही है। और फिर जब निकिया रूपा उसे देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि कहाँ कि मैंने क्या कर दिया, किस तरह का अपराध कर दिया कि जो काकी के भरोसे हम यहाँ पर हैं, जिसने अपनी सारी संपत्ति हमें दी और हमने अपने बेटे के तिलक में सारे मेहमानों को बुलाया, खाना खिलाया, भोजन खिलाया, पर जो उसकी सबसे बड़ी हकदार थी, जिसने हमें घर दिया, जिसने हमने रहन सहन के लिए जो भी है वो सारी सुख सुविधा दिया, मैं उसको ही भूल गई। तो उसे फिर बहुत पछतावा होता है, दुख लगता है। और फिर वो क्या करती है, एक दिया जलाकर बाकायदा सम्मान के साथ थाली परस के ला के देती है, और उसे पछतावा होता है और उसके आँख से आंसू भी गिर जाते हैं कि आज मैंने अपने घर की लक्ष्मी को, जो मेरे घर की लक्ष्मी है, उसको मैंने दुखी करी। तो फिर क्या करती है, वो एक दिया जला के और पूरा सम्मान के साथ उसको थाली परस के ला के देती है। और जो बूढ़ी काकी है वो निश्चल भाव से वो उसको माफ़ करती है और वो उन्हें आशीर्वाद देने लगती है। तो देखिए, तो यहाँ पे कैसा कि बताया गया है कि कितना मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमको खुद को सोचने के लिए मजबूर करती है ये कहानी कि हम क्या कर रहे हैं, कि जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिसके भरोसे से, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमारा भरण पोषण किया, जिसने हमें पूरी संपत्ति दे दी, जिसने हमारे लिए जीवन भर में क्या काट कसर नहीं की होगी, पर जब बुढ़ापा आ जाता है तब हम उनके साथ क्या करते हैं, उनकी क्या अपेक्षा रहती है, सिर्फ उनकी अपेक्षा रहती है कि 2 वक्त का भोजन मिल जाए और उसके बाद मान सम्मान से, जो मान सम्मान चाहिए वो मिल जाए, और थोड़ा सा प्रेम और थोड़ा सा साथ मिल जाए। पर क्या हम उसे दे पाते हैं? ये कहानी हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम अपने परिवार के बूढ़े बुजुर्गों के साथ हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, और उनकी क्या अपेक्षा रहती है कि वो हमें से क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं। सिर्फ इतना ही कि हमें थोड़ा सा साथ दे दो, थोड़ा सा समय दे दो, और हम क्या करते हैं उनके साथ, हम उनके साथ बैठना, बातें करना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सही ये ऐसी हमारी मेंटलिटी बन गई है। तो ये कहानी हमें सीख देती है कि नहीं, हमें अपने बूढ़ों के साथ एक तो सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। हम फालतू की बातें इधर उधर करते हैं, यदि उसके साथ ही हम अपने बूढ़े बुजुर्ग के साथ ही फालतू की बातें करें तो उनको अच्छा लगेगा, उन्हें वो संतुष्टि मिलेगी, अपने नाती पोतियों से जो अपेक्षा है, अपने बच्चों से जो अपेक्षा है, वो अपेक्षा पूरी होगी। ठीक है, तो देखिए, अब देखो झूठे पत्तलों का दर्दनाक दृश्य मैंने बताया पहले कि रात को जब सब मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं तब भी काकी को किसी ने भोजन नहीं दिया, है ना, खाना देना भूल जाते हैं। अब बुद्धिराम की जो छोटी बेटी लाडली रहती है, काकी को उसका दुख देखा नहीं गया और वो अपने हिस्से की थोड़ी बहुत पूरियाँ बचाकर आधी रात को काकी को देती है। ठीक है ना, कम पूरी से काकी का पेट नहीं भरता, तो उसे लाडली से कहा कि वह उसे उसी जगह पे ले जाए जहाँ मेहमानों ने खाना खाया है। तो लाडली क्या करती है, उन्हें वहाँ लेके जाती है, और भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी क्या करती है, मेहमानों के छोड़े हुए झूठे पत्तलों की पूरियाँ चुन चुन के खाने लगती है ना। तो देखिए अब रूपा का हृदय कैसे परिवर्तित हुआ, मैंने बताया। ठीक है,
उसी समय रूपा की आँख खुली और उसने लाडली को वहाँ ना पाकर बाहर देखा, ठीक है ना, कि अरे वो सब सो जाते हैं, ठीक है ना। तो बाद में उसको देख एहसास होता है कि अरे मेरी बेटी है नहीं, तो वो अपनी बेटी को ढूंढने आती है। और बेटी को ढूंढने आती है तब वो क्या देखती है कि जो काकी है वो झूठे पत्तल में से खा रही है। तब उसको एहसास होता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या अपराध किया कि मैंने अपने सारे गांव को खाना खिलाया, सबको मेहमानों को खाना खिलाया, पर जो मेरे घर की लक्ष्मी थी जिसने मुझे संपत्ति दी मैंने उसी को भूखा रखा। फिर उसको एहसास होता है। तो फिर देखिए उसी समय रूपा की आँख खुली और उसने लाडली को वहाँ ना पाकर देखा। जब उसने एक ब्राह्मण परिवार की वृद्ध महिला को दूसरों की झूठी पत्तल से चाटते देखा तो उसका कलेजा सन्न रह गया। उसे अपनी क्रूरता और पाप का एहसास हुआ कि जिस काकी की संपत्ति के बदौलत वे आज समाज में इज्जत पा रहे हैं उसी को उन्होंने भूखा छोड़ दिया। रूपा का जो हृदय रहता है वो ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। उसने तुरंत ही दिया जलाया, थाल में सजाकर सम्मानपूर्वक भोजन काकी के सामने रखा और रोते हुए उसने अपने अपराध की क्षमा मांगी। फिर क्या करती है काकी, भोले बच्चे की तरह काकी सब भूलकर बड़े चाव से खाने लगी और अंतर मन से रूपा को दुआएं देने लगी। देखो जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, उनके साथ कितना भी गलत करे पर वो हमको अंत में आशीर्वाद ही देंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। तो देखिए इस कहानी का मूल उद्देश्य या मूल संदेश क्या है। तो ये कहानी समाज के उस कड़वे सच्चे को दिखाती है जहाँ लोग बुजुर्गों की संपत्ति तो ले लेते हैं लेकिन उसकी बुनियादी ज़रूरतें जो जैसी रहती हैं और जैसे सम्मान और 2 वक्त का भोजन का भी बोझ समझते नहीं है। प्रेमचंद्र संदेश देते हैं कि बुजुर्गों के प्रति हमारा व्यवहार स्वार्थ से परे होना चाहिए और मानवीय संवेदनाओं से भरपूर होना चाहिए। हमें सिर्फ हमारे बुजुर्गों को थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा प्रेम देना है, थोड़ा सा सम्मान देना है, वो उसी में खुश हो जाएंगे। पर आज हमारे समाज की दुर्गति है कि हम बूढ़ों के प्रति दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, उन्हें बोझ समझ रहे हैं और उनका तिरस्कार कर रहे हैं। तो लेखक हमें ये बात सिखाना चाहता है कि जिसने हमें सब कुछ दिया, जिसने हमें पाला पोसा, हमारा संरक्षण किया, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमें उसे प्रेम देना चाहिए और उनका सहारा बनना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी और समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।